हम लोग गांधी जी का उदय और गांधीवादी आंदोलन जो है उस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें हमने कि देखा कि किस गांधी जी के जन्म और शिक्षा के बारे में अध्ययन किया, फिर दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया, फिर वो उन्होंने किस प्रकार से भारतीय राजनीति जो उसमें प्रवेश किया, और फिर उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश करके जन संगठन की तकनीक जो क्या अपनाई थी, जिसमें हमने देखा कि सत्याग्रह जो है वो क्या चीज़ थी, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करते हैं असहयोग, कि आखिर असहयोग क्या है और असहयोग की तकनीक उन्होंने किस प्रकार से कहां कहां किस रूप में अपनाई थी। कि गांधी जी के द्वारा चलाई गई अहिंसा के जो अस्त्र जो थे उनमें असहयोग आंदोलन या असहयोग का जो अस्त्र जो था वो भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रमुख था। और गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति का राज्य के साथ संबंध जो होता है वो ऐच्छिक है, यानी कि उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का अस्तित्व जो है व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि करने के कारण है, यानी कि राज्य का अस्तित्व कब तक है, जब तक वह व्यक्ति का कल्याण करता है। व्यक्ति राज्य के प्रति इसी धारणा से, यानी कि व्यक्ति भी क्यों जुड़ा हुआ उसके साथ में, ताकि उसका कल्याण होता है। और जैसे ही कहा जाता है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण को छोड़ देता है या उसका कल्याण करना बंद करता है, तो क्या होता है, जनहित और अंतःकरण के विरुद्ध इस प्रकार के नियम पारित करने शुरू कर देता है। तो क्या होता है, जनता जो थी उसमें, यानी कि राज्य के प्रति जो निष्ठा होती है वो कहा जाता है कि खत्म हो जाती है, और राज्य जो है व्यक्तियों से उसकी निष्ठा से हाथ धो बैठता है। और ऐसे में केवल अनिवार्यता नहीं, वैसे ही कहा जाता है कि राज्य व्यक्तियों की निष्ठा को खो बैठता है। और ऐसे में ये केवल अनिवार्य ही नहीं अपितु व्यक्ति का धार्मिक कर्तव्य भी बन जाता है कि वह राज्य को समर्थन देना बंद कर दे। यानी कि अगर राज्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार के नियम जो उनको पारित करता है और उसका यानी कि किसी प्रकार का कल्याण नहीं करता है, तो क्या होता है, और ऐसे नियमों को पारित करता है तो व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि वो राज्य जो उसको सहयोग करना बंद कर दे और अपनी अंतर आत्मा जो है उसको जो कहे उसके अनुसार कार्य करे। और उसके पीछे मुख्य सिद्धांत ये है कि कोई भी शासन, चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, यानी कि क्या बोलते हैं जन आंदोलन हो या फिर राजतंत्रात्मक शासन हो, तो कहा जाता है कि जन सहयोग के ऊपर ही आधारित है और जन सहयोग के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। जन सहयोग के अभाव में शक्ति के बल पर सत्ता पर कब्जा करने वाला निरंकुश तंत्र भी कहा जाता है कि लंबे दिनों तक कायम नहीं रह सकता। जनता केवल भय के कारण निरंकुश शासन की आज्ञा का पालन करती है, और जैसे ही भय दूर हो जाता है या खत्म हो जाता है, क्रूरतम शासन का दमन भी निरर्थक हो जाता है। गांधी जी ने कहा कि कठोरतम निरंकुश शासन भी बिना शासितों के सहयोग के नहीं चल सकता। वैसा सहयोग प्राय शक्ति के द्वारा निरंकुश शासन प्राप्त कर लेता है, किंतु जैसे ही प्रजा भय को छोड़ देती है, उस निरंकुश शासक की सत्ता और शक्ति जो है दोनों ही खराब हो जाती है या निरर्थक हो जाती है। असहयोग का अर्थ अराजकता अथवा अव्यवस्था जो बिल्कुल भी नहीं है। राज्य के साथ असहयोग का अर्थ है व्यक्तियों में परस्पर अपने आप से सहयोग, और इस प्रकार से असहयोग विकास की प्रक्रिया है और इसे विकासात्मक क्रांति के रूप में ठीक ही बताया गया है। डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर जो उन्होंने भी लिखा है कि भ्रष्ट राज्य के शिकंजे से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की बुराई के कार्य में सहभागी नहीं बने, जैसे कि वकीलों द्वारा वकालत छोड़ देना, जनता द्वारा न्यायालयों का परित्याग कर निजी पंच फैसलों से विवादों का निपटारा करना, ग्राम समितियों एवं पंचायतों को संगठित करना। यानी कि सरकार जो है अगर कोई नियम इस तरह के पारित करती है जो कि जनता के विरुद्ध हो, तो क्या करना चाहिए, जनता जो उन चीजों का विरोध करना चाहिए, अर्थात सरकार जो उसके साथ में इन मामलों में असहयोग करना चाहिए। तो जाहिर है जो वकील हैं वो वकालत करना छोड़ देंगे तो जाहिर है ये वाला कार्य बंद हो जाएगा। जनता द्वारा न्यायालय जो उनको छोड़ देंगे तो यानी कि न्यायालय नहीं चलेंगे, केवल निजी अपने न्यायालय जो है उनके द्वारा फैसला करवाए, यानी कि पंच वगैरह जो उनको बैठाकर उनके माध्यम से समझौता कर ले। इसी प्रकार से जनता द्वारा शासन के अपवित्र हाथों के अलंकरण, सम्मान, सवैतनिक पद अथवा कोई लाभ का पद जो वो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा राजकीय पाठशाला तथा महाविद्यालयों का बहिष्कार करके अपने बालकों को बौद्धिक घुटन के वातावरण से मुक्ति दिलाना तथा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना कर उन्हें राष्ट्रीय एवं धार्मिक प्रशिक्षण के साथ साथ आत्मसम्मान और अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की आदत डालना। इसके अलावा सेना तथा पुलिस में भर्ती न होना और हिंसा का हर प्रकार से त्याग करना ताकि सेना की आवश्यकता ही न रहे। और इन सभी परिस्थितियों को पूरा करने के बाद कर देने की आवश्यकता अपने आप ही कहा जाता है खत्म हो जाएगी और जनता कर देने से मना कर दे और संयमपूर्ण परिणामों को झेले। यही असहयोग के सिद्धांत का सारांश बताया है। असहयोग की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता मनसा, वाचा और कर्मणा से
हिंसा का पूरी तरह से त्याग करे और हिंसा का थोड़ा सा प्रयत्न भी सारे कार्य जो उसके ऊपर पानी फाड़ देता है। इससे जनता की शांत एवं स्वच्छ कष्ट सहन करने की शक्ति अंतःकरण की विकृति से छीन जाएगी और जनता और शासन द्वारा बदले की भावना से कार्य करने की प्रवृत्ति को दमन चक्र चलाने का बहाना मिल जाएगा। और आवश्यकता इस बात की कि जनता स्वतंत्रता की बलि वेदी पर पवित्र आत्मत्याग तथा शांति से कष्ट सहने का या कष्ट करने का सहन करने का चढ़ावा लेकर आए और भड़काने वाले कार्य तथा दमन के द्वारा उनकी सहनशीलता की परीक्षा होगी और इस तरह उन्हें सच्ची स्वतंत्रता सच्चा स्वराज्य प्राप्त होगा। और इस असहयोग हड़ताल सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार तथा धरना आदि तरीकों से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि उन्होंने हड़ताल जो उसको किस प्रकार से अपना साधन बनाया, कि हड़ताल जो है वो क्या है। उसका अर्थ है अन्याय के विरुद्ध अपने प्रतीकात्मक प्रतिरोध को अस्थायी समय के लिए अपना निजी धंधा बंद कर विरोध प्रदर्शित करना। धंधा शब्द से प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी कार्य, नौकरी, व्यवसाय आदि उद्योग धंधे जो उनसे शामिल है। इसमें स्कूल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में जाना भी शामिल होता है। और दूसरे शब्दों में अपने दैनिक कार्य को स्थगित करके विरोध प्रदर्शित करना बताएगा और यही हड़ताल है। और ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सभी का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। यदि हड़ताल संपूर्ण हो तो उससे सभी चौंक उठते हैं, क्योंकि इससे जन और जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखते हैं कि एक भी दिन अगर हड़ताल हो जाती तो हमें बहुत सारी चीजें जो है नहीं मिलती है और हम लोग उनके लिए परेशान होते हैं। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में अगर हड़ताल हो गई तो क्या होगा, किसी भी रोगी जो उसको उपचार नहीं मिलेगा, बहुत से लोग मर जाएंगे। इसीलिए क्या करना पड़ता है, सरकार जो उनको जल्द से जल्द समझौता करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हड़तालें जो है वो कहा जाता है कि इससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है और इसीलिए इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। परंतु गांधी जी का मानना यह भी कि इस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति पर इसमें सम्मिलित होने के लिए जबरदस्ती दबाव डालना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हड़ताल जो उन्होंने इसका एक माध्यम बनाया। दूसरा उन्होंने बताया सामाजिक बहिष्कार, कि किस प्रकार से हम सामाजिक बहिष्कार करके भी अगले को झुका सकते हैं। कि सामाजिक बहिष्कार का तरीका बहुत ज्यादा पुराना है। साधारणतः भारत में इसका गलत ढंग से प्रयोग होता रहा है, जो जातीय रूढ़िवादिता के फलस्वरूप होता था और इसमें अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी है। सबसे खतरनाक बुराई यह है कि ये अपने विरोधी के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न करती है और उसे मानवीय सुख सुविधा के साधनों से वंचित रखने का प्रयास करती है। परंतु यदि इसे शांतिपूर्वक व्यवहार में लाया जाए तो ये तरीका सबसे ज्यादा सार्थक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए गांधी जी ने जहां सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में इसकी आवश्यकता अनुभव की, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यदि कुछ लोग असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते तो उनके विरुद्ध इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी के भी विरुद्ध उग्र रूप में तो प्रयोग किया ही नहीं जाना चाहिए। इसका प्रयोग संपूर्णतः अहिंसावादी ढंग से ही होना चाहिए। और उनका मत था कि सामाजिक बहिष्कार ऐसे व्यक्ति के लिए प्रायोगिक यानी कि प्रभावकारी हो सकता है जब वह इस प्रकार के बहिष्कार को दंड न मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में स्वीकार करे। और उनका यह भी मानना था कि जिस व्यक्ति पर उसे लागू किया जाएगा उसे अपमानित करने या दबाव डालने के लिए ऐसा नहीं किया जाए। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं भी उसे उपलब्ध होती रहेगी, उसे केवल सुख और विशेष अधिकार जो वो नहीं मिलेंगे, जो कि साधारण यानी कि समाज साधारणतः उसे देता है। इसीलिए गांधी जी का मानना था कि इस खतरनाक और जटिल अस्त्र का उपयोग सामान्य स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। संभवतः गांधी जी के सामने बंग भंग आंदोलन के विरोध के दौरान विदेशी वस्तुओं को खरीदने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर उनमें उत्पन्न सामाजिक कटुता की भावना विद्यमान रही होगी। और बंगालियों ने सामाजिक बहिष्कार का जो कार्यक्रम अपनाया था उसमें कई आदेश थे, जैसे उनके साथ कोई भी खाना बना नहीं करेगा, उनके साथ कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं करेगा, उनके कोई भी कपड़े जो है वो खरीदेगा बेचेगा नहीं, ना ही उनके बाल नहीं काटेगा और लड़के और लड़कियों को हिदायत दी जानी चाहिए कि वे उनके बच्चों के साथ भी नहीं खेले। और ये ठीक है कि सामाजिक बहिष्कार का ये अस्त्र बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ, परंतु गांधी जी जैसे अहिंसावादी के लिए इस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार को स्वीकार करना कभी संभव नहीं था जिसमें दूसरों को अपमानित होना पड़े अथवा पीड़ा सहन करनी पड़े। तो इस प्रकार से सामाजिक बहिष्कार के द्वारा भी हम सामने वाले व्यक्ति जो उसको झुका सकते हैं। अगली बात आती है कि आर्थिक बहिष्कार, कि आर्थिक बहिष्कार करके हम लोग किस प्रकार से आंदोलन जो कर सकते हैं। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को होली जलाकर यह सिद्ध किया कि स्वदेशी आंदोलन के विस्तार और संचालन के लिए
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की नीति का पालन करना जरूरी है और उनके आंदोलन के माध्यम से विदेशी वस्त्रों का उपयोग करने वाले भारतीयों के मन में देश प्रेम की भावना जो उनको जागृत हुई और उन्होंने विदेशी वस्त्रों का प्रयोग छोड़कर भारत में निर्मित वस्त्र और वस्तुएं इत्यादि जो है उनका प्रयोग शुरू कर दिया। इस प्रकार से गांधी जी ने बिना राजकीय सहायता के भारत में चारों ओर आर्थिक नाकेबंदी करने में सफलता मिली और बहिष्कार के आर्थिक उपकरण का प्रयोग कर गांधी जी ने देशभक्ति भावना जो उसको और भी ज्यादा मजबूत किया और राजनीतिक लक्ष्य जो उसको प्राप्त किया। और आर्थिक बहिष्कार का मौलिक स्वरूप गांधी जी द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सिद्धांत था, परंतु कांग्रेस ने अपनी सुविधा के लिए थोड़ा इसे सीमित कर दिया। कांग्रेस का प्रस्ताव इस प्रकार था कि अहिंसक युद्ध में भी शोषक द्वारा उत्पादित वस्तु का बहिष्कार संपूर्णतः वैध है, क्योंकि यह दलित का कर्तव्य कभी नहीं रहा है कि वह अपने शोषक के साथ वाणिज्य संबंध बनाए रखे। इसीलिए ब्रिटिश वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार आंदोलन उग्रतापूर्वक चलाया जाना चाहिए और गांधी जी ने इस प्रस्ताव का न तो समर्थन किया और न ही विरोध किया। कांग्रेसियों ने इसका अर्थ गांधी जी की मौन स्वीकृति माना और जो भी रहा हो कि गांधी जी इसमें भी किसी प्रकार के दबाव के विरोधी थे। वे चाहते थे कि लोग स्वेच्छा से इसमें शामिल हुए। अगली बात आती है कि धरना, कि धरने के माध्यम से हम किस प्रकार से झुका सकते हैं। कि असहयोग का ही एक तरीका जो धरना है कि गांधी जी जिस धरना को स्वीकार करते हैं वह अहिंसक धरना है, अन्यथा उन्हें सामान्य धरना पसंद नहीं था। उनके अनुसार धरना एक पाशविकता है क्योंकि वह अनुचित दबाव डालने का बड़ा ही भोला तरीका है और ये एक प्रकार की कायरता ही है, क्योंकि जो धरना देने बैठा है वह जानता है कि कोई भी उसके शरीर को रोनता हुआ आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वह जानता है कि जब वह किसी को अपने से ऊपर जाने से चुनौती देता है तब अपने सामने वाले की स्थिति को बहुत अपमानजनक बना देता है। और गांधी जी के अहिंसात्मक धरना के अंतर्गत किसी के रास्ते को दबाव डालकर रोकना नहीं, अहिंसक धरना देने वाले का कर्तव्य है कि वह जनमत को जगाए, उपयुक्त वातावरण तैयार करे और सामने वाले व्यक्ति को चेतावनी दे और उसके हृदय परिवर्तन का मुख्य आधार बने। इसके अलावा नेक्स्ट बात है नागरिक अवज्ञा, कि नागरिक अवज्ञा असहयोग की अंतिम स्थिति बताई जाती है और इसका अर्थ है कि नागरिकों द्वारा राज्य अथवा शासन की आज्ञाओं का पालन न करके अपने असहयोग को अभिव्यक्त करना। कोई भी सत्याग्रही यदि राज्य के प्रति आज्ञाकारी रहता है तो उसका असहयोग निरर्थक हो जाता है। और ये ठीक है कि ब्रिटिश शासन में कुछ अच्छी बातें थी, परंतु चूंकि गांधी जी समूची व्यवस्था को ही अस्वीकृत करना चाहते थे, अतः उस व्यवस्था के प्रति असहयोग का निर्णय लेना पड़ा और असहयोग को सार्थक बनाने के लिए राजकीय विधि की अवज्ञा आवश्यक है। परंतु गांधी जी का यह भी कहना था कि इसे अंतिम अस्त्र के रूप में ही व्यवहार किया जाना चाहिए और प्रारंभ में कुछ चुने हुए लोग ही इसमें भाग लेंगे। तो इस प्रकार से गांधी जी उनके द्वारा ये मुख्य हथियार जो उनको काम में लिया गया था।